हेलो स्टूडेंट, तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री का आज से हम शुरुआत कर रहे हैं और आज हम केमिस्ट्री क्लास 11th का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। याद रखेंगे इस चैप्टर का ये पहला लेक्चर है और आज के इस वीडियो में हम ओनली इंट्रोडक्शन क्लास है, पूरी तरीके से डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कि रसायन विज्ञान क्या होता है, पदार्थ क्या होता है, पदार्थों का वर्गीकरण कैसे होता है। इन सभी बातों पर पूरी तरीके से डिटेल में मतलब बेसिक चीज़ों पर हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब मैं ये भी बता दूं कि जो कोई भी चैप्टर हो उसकी जो पहली क्लास होती है, जो बेसिक क्लास होता है, जो स्टूडेंट बेसिक को नहीं समझ पाए उनको बहुत ही दिक्कत होती है आगे के चैप्टरों को समझना। इसलिए मैं कहूँगा पूरी तरीके से फोकस के साथ समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं और समझ लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहली बात हम ये जानेंगे रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। इसको हम जानने से पहले हम ये जानते हैं रसायन विज्ञान कहते किसे हैं, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट ऐसे हैं जो केमिस्ट्री पढ़ तो रहे हैं परंतु केमिस्ट्री रसायन विज्ञान को परिभाषा ही नहीं पता। तो कैसे होगा जी? तो पहले हम परिभाषा समझेंगे रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान की परिभाषा क्या होती है? रसायन विज्ञान विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों की संरचना, गुणों, उनकी संगठन तथा उनके बीच होने वाली अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। वही हमारी रसायन विज्ञान कहलाता है। मतलब हमने क्या बताया? हमने ये बताया कि जो रसायन विज्ञान है वो क्या है? वो विज्ञान की एक शाखा है। रसायन विज्ञान विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत क्या होता है? जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणों का, संरचनाओं का, संगठन का तथा पदार्थों के बीच होने वाली अभिक्रियाओं का क्या किया जाता है? इन सभी का क्या किया जाता है? इन सभी का स्टडी किया जाता है, मतलब अध्ययन किया जाता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। मतलब क्या है? सिंपल सा हम यही कह रहे हैं कि रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसी भी पदार्थ की गुण, संरचना, संगठन तथा पदार्थों के बीच होने वाली क्रियाओं का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? रसायन विज्ञान कहलाता है। वही बात लिखा गया है, रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थों के गुण, संरचना, संगठन तथा उनकी अभिक्रिया, उनकी रासायनिक मतलब पदार्थों के बीच होने वाली जो रासायनिक अभिक्रियाओं के अध्ययन किया जाता है उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। तो बताइए, परिभाषा रटना पड़ा जी। आप यहाँ से बोल सकते हैं ना, रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी पदार्थों के गुण, संरचना, संगठन तथा पदार्थों के बीच होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, वही रसायन विज्ञान है। ठीक है ना। तो ये बात आप समझ गए होंगे। जैसे पदार्थों के हम गुण का पता लगाएंगे, पदार्थों की संरचना का पता लगाएंगे कि उसकी संरचना कैसी है, गोल के आकार का है या चतुर के आकार का है, इस तरीके से संरचनाओं का अध्ययन करेंगे। उसकी संगठन मतलब ये जो पदार्थ है किन किन पदार्थों से मिलकर बना हुआ है, किन किन कणों से मिलकर बना हुआ है, उसका हम अध्ययन करेंगे। फिर से दो पदार्थों के बीच क्रियाओं का अध्ययन करेंगे। तो वो सभी क्या कहलाएगा? रसायन विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो मैं सबसे पहली बात मैं आशा करता हूँ रसायन विज्ञान की परिभाषा समझ में आ गया होगा, याद भी यहाँ से हो गया होगा। अब एक और बात आप याद रखेंगे कि देखिए यहाँ पे हम जो भी पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, ये सब हमने लिख दिया है, सभी को याद रखना है। सबसे पहली बात, केमिस्ट्री जो शब्द आया है, रसायन विज्ञान जिसे अंग्रेजी में केमिस्ट्री कहते हैं, तो केमिस्ट्री शब्द आया कहाँ से? तो केमिस्ट्री शब्द क्या है? कीमिया शब्द से आया है। तो यही बात लिखा गया है, केमिस्ट्री शब्द मिस्र के प्राचीन नाम कीमिया से आया है। ठीक है ना। मिस्र क्या है? एक देश है, ठीक है ना।
तो केमिस्ट्री शब्द क्या है, मिस्र जो एक देश का नाम है, उसके प्राचीन नाम जो पहले कीमिया था इसी से आया है। समझ रहे हैं ना। तो केमिस्ट्री शब्द मिस्र के प्राचीन मतलब पुराना नाम जो कीमिया था, इसी से कीमिया शब्द से ही केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई है। ठीक है ना। उसके बाद रसायन विज्ञान के पिता कौन है, तो ये ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो रसायन विज्ञान के जो पिता है ना वो लेवोजियर हैं, मतलब लेवोजियर या लेवेसिए भी हम कहते हैं। ये प्रोनाउंसिएशन का केवल डिफरेंट है। जैसे सिकंदर को एलेक्जेंडर नाम है बट हम उसको सिकंदर कहते हैं, तो ये प्रोनाउंसिएशन का केवल डिफरेंट है। तो या तो लेवोजियर कह दे या लेवेसिए कह दे, दोनों बात एक ही है। तो ये रसायन विज्ञान के आधुनिक पिता हैं, मतलब मॉडर्न फादर ऑफ केमिस्ट्री हैं, जो है लेवेजियर। अब यहाँ पे ग्रैंड फादर ऑफ केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री के पितामह कौन है, मतलब हम ये कह सकते हैं रसायन विज्ञान के दादाजी का क्या नाम था, तो बर्जीलियस। ठीक है ना। तो क्या नाम है, रसायन विज्ञान के जो दादाजी का नाम था बर्जीलियस। मतलब पुराने समय में हम बर्जीलियस को ही रसायन विज्ञान का पिता मानते थे, बट आज के समय में हम लेवोजियर को रसायन विज्ञान का पिता मानते हैं। तो ये सभी जो पॉइंट्स है इसको नोट डाउन आप कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है ना। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ये 2 पॉइंट याद कर लेंगे, परिभाषा और ये तीनों पॉइंट्स, ये सभी इंपॉर्टेंट है। इतना तो कम से कम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो पता ही होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है। नेक्स्ट अब हम जानेंगे अपना इंपॉर्टेंट, अब टॉपिक आता है जो है पदार्थ। पदार्थ मतलब मैटर। तो पदार्थ क्या है जी, तो पदार्थ का मतलब जो भी चीजें, हर वो चीज जिसे हम देख पा रहे हैं, जिसे हम सुन पा रहे हैं, जिसे हम महसूस कर पा रहे हैं, जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान होता है, वो सभी चीजें क्या हैं, पदार्थ हैं। तो परिभाषा हम क्या बोलेंगे, तो परिभाषा हम ये कर देंगे कि हर वह चीज, ध्यान से समझेंगे, हर वह, मैं परिभाषा यहाँ पे बोल रहा हूं कि हर वह चीज जो क्या है, हर वह चीज जो क्या करता है, जो स्थान घेरता है, जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसे हम क्या करते हैं, जिसे हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा क्या करते हैं, महसूस करते हैं, वो सभी क्या है जी, वो सभी क्या है, पदार्थ कहलाता है। वो सभी ही क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। तो हर वो चीज जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान होता है तथा जिसे हम महसूस करते हैं, पदार्थ कहलाता है। जैसे स्थान घेरने का मतलब ये जो बोर्ड है, ये जो पेन है, अगर यहाँ पे रख देंगे, कहीं पर रखेंगे, स्थान घेरेगा कि नहीं घेरेगा, तो वो पदार्थ है। द्रव्यमान का मतलब ये जो पेन है इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा कि नहीं, जैसे कि 5 ग्राम है, 10 ग्राम, कुछ ना कुछ होगा ही। ये जो बोर्ड है ये भी होगा ना कि 20 किलो 50 किलो का ये भी बोर्ड होगा, तो ये क्या है, द्रव्यमान है, तो ये भी पदार्थ कहलाएगा। महसूस करने का मतलब क्या है कि जैसे वायु को हम महसूस कर पा रहे हैं, जैसे ऑक्सीजन हम ले रहे हैं तो वो भी महसूस कर पा रहे हैं, तो ऑक्सीजन हो गया, वायु हो गया, ये सभी पदार्थ हैं। तो यही परिभाषा हमने लिखा है कि हर वो चीज जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसमें क्या है, द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरता है तथा जिसे हम महसूस करते हैं, पदार्थ कहलाता है। एग्जाम्पल में भी हमने लिखा हुआ है, चाक है, बोर्ड है, पेन है, कॉपी है, वायु है, ऑक्सीजन है, ये सभी ETC। अदर जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं, कपड़ा, मेज, कुर्सी, पेन, कलम, ठीक है ना, खुद हम भी एक पदार्थ ही हैं, ठीक है ना। तो ये सब आप याद रखेंगे। अगला यहाँ पे आता है कि पदार्थों का वर्गीकरण। अब यहाँ से हमारा इंपॉर्टेंट शुरू होता है, यहाँ से अब डीप में हम जा रहे हैं। पदार्थ हमने समझ लिया, अब आता है पदार्थों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो पदार्थों को 2 भागों में, पदार्थों को 2 भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। एक है भौतिक वर्गीकरण, एक है रासायनिक वर्गीकरण। तो याद रखेंगे कि फिजिकल क्या है क्लासिफिकेशन और जो केमिकल क्लासिफिकेशन में इन दोनों को बांटा गया है। किसको, मतलब पदार्थों का वर्गीकरण 2 भागों में किया गया है, भौतिक और रासायनिक।
अब इन सभी को हम समझ लेते हैं एक चार्ट के माध्यम से, ठीक है ना। एक चार्ट हम बना देते हैं, इस चार्ट के माध्यम से आप समझ पाएंगे, ठीक है ना। चार्ट यहाँ पे हम बनाने जा रहे हैं। तो चार्ट बनाने से पहले मैं यहाँ पे एक काम कर ले रहा हूँ, इस चार्ट को इरेज कर दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये इस चार्ट का कोई मतलब है नहीं। यहाँ पे हम लिखेंगे तो जगह बचा हुआ होगा तो काम आ जाएगा। चलिए बाबू, तो यहाँ पे हम लिखते हैं सबसे पहले पदार्थ, ठीक है ना। तो ये हमने पदार्थ लिख दिया। अब जो पदार्थ होता है इसको दो भागों में सबसे पहले तो बांटा गया है। पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है जी? तो पदार्थों को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है हमारा भौतिक, पदार्थों को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। एक होता है भौतिक वर्गीकरण, एक होता है रासायनिक वर्गीकरण। मैं अभी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। एक है हमारा, पहला है भौतिक वर्गीकरण और दूसरा हमारा क्या है? रासायनिक वर्गीकरण। ठीक है ना, ये आप समझ गए ना। पदार्थ दो भागों में बांटा गया, भौतिक और रासायनिक वर्गीकरण। अब भौतिक वर्गीकरण क्या होता है ये समझिएगा। भौतिक वर्गीकरण, यहाँ पे अगर मैं लिखूं भौतिक वर्गीकरण और दूसरा क्या है हमारा? रासायनिक वर्गीकरण, ठीक है ना। अब देखिए भौतिक वर्गीकरण में अगर हम देखें तो देख लीजिए, यहाँ पे जो भौतिक वर्गीकरण है, अब इसको तीन भागों में बांटा गया है। भौतिक वर्गीकरण है ना, इसको तीन भागों में बांटा गया है। अब वो तीन भाग कौन कौन से हैं यहीं पे हम समझ लेते हैं। अब भौतिक जो वर्गीकरण है इसको तीन भागों में बांटा गया है। अब वो तीन भाग कौन कौन से हैं मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप भी समझ लीजिए कौन कौन सा है। तो सबसे पहला है कि भौतिक वर्गीकरण को तीन भागों में बांटा गया है। एक है ठोस पदार्थ, एक है द्रव, एक है गैस, ठीक है ना। याद रखेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसका अगर हम एग्जाम्पल देना चाहें तो एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा? जैसे कि ठोस का मतलब ये एक पेन हो गया। पेन एक ठोस पदार्थ है कि नहीं? जैसे पेन हो गया, ईंट हो गया, पत्थर हो गया, ये सभी। द्रव का मतलब इसका अगर हम एग्जाम्पल देना चाहें तो इसका हम पानी दे सकते हैं, सिंपल सा तेल दे सकते हैं, दूध दे सकते हैं। और गैस का अगर हम एग्जाम्पल देना चाहें तो हम इसका क्या दे सकते हैं? गैस का ऑक्सीजन दे सकते हैं, वायु दे सकते हैं, ये सभी हैं जी। तो एग्जाम्पल आपने समझ लिया। भौतिक वर्गीकरण को तीन भागों में बांटा गया है। कितने? 3 टाइप्स, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक है। अब आते हैं रासायनिक वर्गीकरण। अब ये जो हमारे पास रासायनिक वर्गीकरण है इसको दो भागों में फिर बांटा गया है। इस रासायनिक वर्गीकरण को दो भागों में बांटा गया है। अब कौन कौन से भागों में बांटा गया है यहाँ पे हम समझ लेते हैं, समझिएगा। अब जो हमारे पास रासायनिक वर्गीकरण है इसको दो भागों में बांटा गया है। एक है शुद्ध पदार्थ, एक है अशुद्ध पदार्थ। एक शुद्ध पदार्थ है, एक अशुद्ध पदार्थ है। अब हमें ये जानना है कि शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं और अशुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। पहला शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ, ठीक है जी। अशुद्ध पदार्थ का मतलब क्या है? शुद्ध पदार्थ। अब समझ लेते हैं हम शुद्ध पदार्थ का मतलब। शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ को फिर से, शुद्ध पदार्थ है इसको फिर से दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से दो भागों में बांटा गया है शुद्ध पदार्थ को? शुद्ध पदार्थ को फिर से दो भागों में बांटा गया है। एक है तत्व और एक है यौगिक, ठीक है ना। तो ये आप याद रखेंगे, शुद्ध पदार्थ को फिर से दो भागों में बांटा गया है। एक है तत्व, एक है यौगिक,
ठीक है ना। अब जो तत्व है ना, तत्व है, इसको फिर से 3 भागों में बांटा गया है। जो हमारे पास ये तत्व दिखाई दे रहा है, इस तत्व को फिर से 3 भागों में बांटा गया है। अब वो 3 भाग कौन कौन से हैं समझिएगा। तत्व एक है धातु, एक है अधातु और एक है उपधातु। तो ये आप याद रखेंगे, तत्वों के 3 भागों में बांटा गया है। एक है धातु, एक है अधातु और एक है उपधातु, ठीक है ना। और यहाँ पे यौगिक है, इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक है कार्बनिक यौगिक और एक है अकार्बनिक यौगिक, ठीक है ना। तो ये आप याद रखेंगे, एक कार्बनिक यौगिक, एक अकार्बनिक यौगिक, यौगिक के 2 भागों में बांटा गया है। उसके बाद देखिए, शुद्ध पदार्थ को पहले 2 भागों में, फिर से 2 भागों का भी भाग ये है। उसके बाद जो अशुद्ध पदार्थ होता है, इसको किसी भाग में नहीं, एक भाग में बांटा गया है, जो है मिश्रण, ठीक है ना। मिश्रण में बांटा गया है। और जो यहाँ पर हमारा मिश्रण है ना, मिश्रण को फिर से 2 भागों में बांट दिया गया है। ये जो हमारे पास मिश्रण आपको दिखाई दे रहा है, इसी को केवल 2 भागों में बांटा गया है। अब वो कौन कौन सा है? एक है हमारे पास समांगीय मिश्रण और एक है हमारे पास विसमांगीय मिश्रण, ठीक है ना। तो एक समांगीय मिश्रण, एक विसमांगीय मिश्रण में बांटा गया है। तो ये सभी चीजें आपको याद करना है। अभी हम केवल यहाँ पे पदार्थों का वर्ग, पदार्थ जाने हैं, पदार्थों को 2 भागों में बांटा गया है, इतना समझे हैं। आज की इस वीडियो में हम ठोस, द्रव, गैस, इन सभी पर हम डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट जो क्लास होंगी उसमें हम शुद्ध मतलब रासायनिक वर्गीकरण पर पढ़ाएंगे, तो उसमें हम इन सभी पर डिस्कस करेंगे जी, ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा आप रुक जाइएगा, 1 मिनट थोड़ा सा आप रुक जाइएगा, ठीक है ना। ये मैं करेक्ट कर दूं। ठीक है, चलिए ठीक। अब हम आते हैं अपना कि पदार्थों का वर्गीकरण। अब पदार्थ हमने जान लिया, पदार्थों का वर्गीकरण हमने जाना है। तो पदार्थों का वर्गीकरण, भौतिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण। तो अब भौतिक वर्गीकरण को हम जानेंगे, तो इसी को हम पदार्थों का वर्गीकरण लिख दिए हैं, ठीक है ना। तो जो पदार्थों का वर्गीकरण यहाँ पे किया गया है, तो यह भौतिक वर्गीकरण जो किया गया है, तो भौतिक वर्गीकरण 3 भागों में बांटा गया है। पहला ठोस, द्रव, गैस। तो पहला हमारा ठोस आ जाता है, ठोस कहें या ठोस पदार्थ कहें। तो ठोस पदार्थ क्या होता है जी? तो वह चीज जिसका आयतन, वह चीज यहाँ पे आप याद रखेंगे, वह चीज जिसका आयतन और आकार निश्चित होता है, वो क्या होता है? ठोस पदार्थ कहलाता है। वह पदार्थ जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, उसे हम ठोस पदार्थ कहते हैं। आकार का मतलब जैसे एक ईंट है, जैसे सपोज डेट ये हमारे पास एक ईंट है, ठीक है ना। ऐसे हमने मान लिया ये हमारे पास एक ईंट है, ठीक है ना। ये हमारे पास एक ईंट है, तो एक ईंट है ना, तो इसका आकार फिक्स है कि ऐसा ही है, और इसका आयतन भी निश्चित है, इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये सब निश्चित है जी, ठीक है। इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हर वो चीज जिसका आयतन और आकार निश्चित होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? ठोस पदार्थ कहते हैं।
अब ऐसा तो नहीं है कि ईंट ऐसा है इसको हम ले जाकर कहीं फेंक दिए तो तुरंत ही इसका आकार बदल गया, ऐसा तो है नहीं। तो आकार भी निश्चित है और आयतन भी निश्चित होता है, ठीक है ना। जैसे कि ईंट हो गया, पत्थर हो गया, जैसे कि टेबल कुर्सी, ये सभी निश्चित हैं, मतलब ठोस पदार्थ है। जैसे ये पेन हो गया, बोर्ड हो गया, ये सभी ठोस पदार्थ हैं। अगला हमारे इसका नोट में हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं इंपॉर्टेंट। देखिए सबसे पहली बात कि ठोस के कण बहुत पास पास होते हैं, मतलब जो ठोस पदार्थ है, ये एक और मान लेते हैं ये ठोस पदार्थ है, तो इसके जो कण होंगे ना, इसके जो कण होंगे वो बहुत ही, इसके जो कण होंगे वो बहुत ही पास पास, इसके जो कण होते हैं वो बहुत ही पास पास होते हैं, मतलब इतने पास होते हैं कि ये केवल कंपन कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि ये कण यहाँ से उठकर यहाँ पे चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता, अपने जगह पर ही थोड़ा सा कंपन कर सकता है। तो ये इसके कणों बहुत ही पास पास होते हैं। दूसरी बात, ठोस के कण केवल कंपन कर सकते हैं, मतलब केवल कंपन कर सकते हैं, कांप सकते हैं, यहीं पे हिल सकते हैं, पर यहाँ से यहाँ तक ऐसे नहीं जा पाएंगे, ठीक है ना। और नेक्स्ट हमारा आता है कणों के बीच आकर्षण अधिक होता है। तो इनके कणों के बीच, जो ठोस पदार्थ है इनके कणों के बीच आकर्षण अधिक होता है। आकर्षण मतलब एक दूसरे से चिपके हुए ज्यादातर रहते हैं, ठीक है ना, वही आकर्षण है जी। तो ये कुछ गुण थे पदार्थ, ठोस पदार्थ के, जो हमने बता दिया आपको। अगला यहाँ पे एग्जाम्पल में जैसे लिख सकते हैं, जैसे कि लकड़ी है, बर्फ है, कांच है, ये सभी ठोस पदार्थ हैं, ठीक है। पेन है, कुर्सी है, टेबल है, ये सब हैं, ठीक है। ठोस पदार्थ आपने समझ लिया। अब हम दूसरा जानेंगे जो है द्रव पदार्थ। तो दूसरा हमारा क्या है? द्रव पदार्थ। अब द्रव पदार्थ क्या है? वह पदार्थ जिसका आयतन क्या हो? आयतन निश्चित हो, परंतु जो आकार है, और जो आकार है वो क्या है? अनिश्चित हो, तो उसे हम द्रव कहते हैं। मतलब आयतन तो निश्चित हैगा परंतु आकार अनिश्चित होगा, वही हमारा क्या हो जाएगा? वही हमारा द्रव पदार्थ हो जाएगा। जैसे कि 1 लीटर हम एक जग में लेकर गए, एक हमारे पास इस तरीके से जग था, ठीक है ना। एक हमारे पास इस तरह का जग था। अब इस जग में हम गए और दूध लेकर आए। दूध कितना बाबू लेकर आए? तो 1 लीटर। 1 लीटर हम यहाँ पे दूध लेकर आए हैं इस जग में। तो ये जो जग में 1 लीटर दूध लेके आए हैं, तो अब इस जो जग है इससे दूध हम एक बर्तन में, एक इस तरीके का बर्तन है, अब इसमें हमने डाल दिया। तो पहले दूध का आकार एक जग के तरह आकार था, परंतु जैसे इस दूध को इसमें हमने डाला तो अब इस पूरे बर्तन के आकार का हो जाएगा। तो इसका मतलब आकार क्या है? अनिश्चित है, निश्चित नहीं है, उसका आकार फिक्स नहीं है। तो जिसमें हम रखेंगे उसी का आकार ले लेगा। अगर हम एक पॉलीथीन में दूध को रख दें तो वो पॉलीथीन के आकार का ले लेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब आकार अनिश्चित है परंतु आयतन निश्चित है। आयतन का मतलब 1 लीटर अगर हम जग में दूध लेकर आए हैं तो 1 लीटर दूध को अगर हम एक बर्तन में भी डालेंगे तो भी तो ये बर्तन में भी तो 1 ही लीटर दूध होगा ना। ऐसा तो होगा नहीं कि आधा लीटर हो जाएगा या 2 लीटर हो जाएगा। तो इसीलिए हम कह रहे हैं लीटर तो 1 ही लीटर होगा, इसीलिए कह रहे हैं कि आयतन निश्चित होगा परंतु आकार अनिश्चित होगा। तो वही हमारा क्या है? द्रव है। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि इसका आकार अनिश्चित होता है। आकार अनिश्चित होता है। जो कण होते हैं द्रव की सीमा के अंदर कभी भी घूम सकते हैं। मतलब इसके जो कण है ना, द्रव के जो कण हैं वो यहाँ पे ये जो कण है ये चाहे ना तो ये यहाँ पर भी यहाँ तक आ सकता है, मतलब घूम सकता है। तो वही लिखा गया है, कण जो है द्रव की जो सीमा है ना उसके अंदर कहीं भी घूम सकता है। अगर द्रव ये पूरे बाल्टी में है तो ये पूरे बाल्टी में इसके कण घूम सकते हैं, एक दूसरे टहल सकते हैं। अगला कह रहे हैं इनका आकर्षण ठोस के कणों से कम होता है। कणों से ठोस के कण जितने उनके बीच, ठोस के जो कण हैं उनके बीच जितना आकर्षण लगता है उससे कम इनके बीच आकर्षण लगता है। इसीलिए तो इनके कण थोड़े से दूर दूर पर हैं, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है पानी हो गया, तेल हो गया, एल्कोहल हो गया, दूध हो गया, ये सभी द्रव के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। मैं आशा करता हूँ समझ के होंगे। नेक्स्ट हमारा आता है गैसीय पदार्थ, मतलब गैस कहें या गैसीय पदार्थ, ये तीसरा हमारा प्रकार हो जाएगा।
तो गैस का मतलब वह पदार्थ जिसका आयतन व आकार दोनों ही अनिश्चित होता है, उसे गैस पदार्थ कहते हैं। मतलब आयतन भी निश्चित होगा और आकार भी अनिश्चित होता है, ठीक है ना। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम गैसीय पदार्थ कहते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे वायु है, ऑक्सीजन है, गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सभी हो गए जी। अगला आता है नोट में, यहाँ पे याद रखेंगे उनके कण बहुत अधिक दूरी पर होते हैं। मतलब जो गैस है ना, अगर एक सिलेंडर में, एक ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर में एक हमारे पास ये सिलेंडर है, और इस सिलेंडर में अगर गैस भरे हुए हैं तो गैसों के जो कण होंगे ना वो बहुत ही दूरी पर होंगे, बहुत ही दूर पर होंगे, ठीक है ना। तो इनके कण बहुत अधिक दूर पर होते हैं और उनके कण घूमने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। ये कण गति करने के लिए, घूमने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र होते हैं, कहीं भी गति कर सकते हैं। ये इसके बाहर भी गति कर सकते हैं, वो चले जा सकते हैं। कणों के बीच आकर्षण बल लगभग शून्य होता है। इन कणों के बीच आकर्षण बल लगभग शून्य होता है, इसलिए ये कण आपस में चिपके हुए नहीं रहते हैं, पूरी तरीके से दूर होते हैं। एग्जाम्पल आपने समझ ही लिया। नोट में याद रखेंगे कि ये जो नोट्स में हमने ये पॉइंट लिखा है, ये समझिएगा। पदार्थों के 3 भाग हमने बता दिया, ठोस, द्रव, गैस। इसके अलावा भी 2 पदार्थ होते हैं, परंतु वो नॉर्मल टेम्परेचर के लिए, सामान्य ताप के लिए हैं। सामान्य ताप पर इस पदार्थ के और 2 प्रकार होते हैं, और वो 2 कौन कौन से हैं, तो 2 नई अवस्थाएं होती हैं। एक होता है प्लाज्मा और एक होता है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो ये 2 और भी पदार्थ हैं। याद रखेंगे पदार्थों की मुख्यतः 5 अवस्थाएं पाई जाती हैं, ठोस, द्रव, गैस और उसके बाद प्लाज्मा, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो ये जो प्लाज्मा, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट है, ये दोनों पदार्थ केवल नॉर्मल टेम्परेचर के लिए ही पाए जाते हैं, सामान्य ताप पर ही। असामान्य ताप होगा तो नहीं पाए जाएंगे, ठीक है। चलिए जी, स्क्रीनशॉट आप चाहें तो ले सकते हैं। बहुत अच्छी बात है जी। नेक्स्ट हमारा आता है, अब यहाँ पे आप समझिएगा कि गैस और वाष्प में अंतर। ज़्यादातर स्टूडेंट ना गैस में और वाष्प में समझ ही नहीं पाते अंतर। गैस का मतलब जैसे ऑक्सीजन गैस है जिसको हम ले रहे हैं, नाइट्रोजन गैस, इस तरीके से गैस होते हैं। और वाष्प का मतलब क्या होता है, जैसे कि एक हम बर्तन लिए, उसमें पानी को डाल दिए और उसको गर्म कर रहे हैं, गैस से हम गर्म कर रहे हैं। गैस ऑन कर दिया हमने और वो बर्नर की सहायता से वो गर्म हो रहा है। अब जब आग की सहायता से हम उसको गर्म करते हैं तो जब 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होगा तो पानी वाष्प में बदलने लगेगा। तो वो जो पानी उड़ेगा ना, वही वाष्प है। समझ रहे हैं। तो वाष्प और गैस में क्या अंतर होता है। नॉर्मली अगर हम बात करें तो यहाँ पे समझिएगा बाबू, जो मतलब वह पदार्थ मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि वह पदार्थ जो नॉर्मल टेम्परेचर पर, मतलब सामान्य ताप पर क्या होते हैं, गैस अवस्था में होता है। सामान्य ताप पर भी गैसीय अवस्था में होता है, गैसीय अवस्था में ही होता है, ठीक है ना। तो वो गैस कहलाएगा। वह पदार्थ जो सामान्य ताप पर भी गैसीय अवस्था में होता है, तो वो हमारी क्या कहलाएगा, सामान्य ताप पर भी गैसीय अवस्था में होगा। बहुत अधिक ताप भी होगा तभी वो गैसीय अवस्था में होगा, तो वो पदार्थ गैस कहलाएगा, वही पदार्थ गैस कहलाता है। परंतु वह पदार्थ जो सामान्य ताप पर किसी अलग अवस्था में होगा, मतलब गैसीय अवस्था में ना होकर द्रव अवस्था में, ठोस अवस्था में होगा, तो सामान्य ताप पर दूसरी अवस्था में होता है, दूसरी अवस्था मतलब ठोस में होगा, द्रव में होगा, ठीक है ना। परंतु अगर हम ताप को बढ़ा दें, अगर हम ताप जो है टेम्परेचर, ताप को अगर हम क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, वो गैसीय अवस्था में बदल जाता है। तो वह पदार्थ क्या कहलाएगा, वाष्प कहलाता है। जैसे एग्जांपल से पहले मैं समझाना चाहूँगा, जैसे कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन नॉर्मल टेम्परेचर भी है, वहाँ पर भी वो गैसीय अवस्था में भी होगा, तो ऑक्सीजन क्या कहलाएगा, गैस कहलाएगा।
परंतु जैसे कि पानी है, तो पानी नॉर्मल टेम्परेचर सामान्य ताप पर दूसरी अवस्था में है कि नहीं। जैसे नॉर्मल टेम्परेचर है तो जो जल है वो जल की तरह दिखाई दे रहा, परंतु अगर जल को हम ताप देते हैं, गर्म करते हैं, तो वही जल वाष्प में बदलने लगेगा, तो गैस में बदलने लगेगा कि नहीं। तो वो अब ताप हमने जैसे बढ़ाया तो गैस में बदलने लगा, वही जो द्रव है, जो पानी है, तो वही जो गैस है ना, वो जो उसको हम गैस ना कहकर वाष्प कहेंगे। तो यही परिभाषा हमने लिखा है कि जब कोई पदार्थ साधारण ताप पर गैसीय अवस्था में होता है तो उसे हम गैस कहते हैं। साधारण ताप पर, नॉर्मल टेम्परेचर पर अगर गैसीय अवस्था में होगा तो गैस कहलाएगा, परंतु यदि कोई पदार्थ साधारण ताप पर तो किसी दूसरी अवस्था में रहता है, साधारण ताप पर कोई दूसरी अवस्था में रहता है परंतु उच्च ताप पर गैसीय अवस्था में आ जाता है, तो उसे गैस न कहकर अब हम उसको क्या कहेंगे, वाष्प कहते हैं। ठीक है, आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। मैंने अपने तरफ से इसको समझाने का प्रयास किया है, मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे एक चीज हमें जानना है जो है अवस्था परिवर्तन। अब अवस्था परिवर्तन क्या होता है इसको थोड़ा सा मैं आपको समझा दे रहा हूँ, इसको समझ लीजिएगा। जैसे कि एक ठोस है, एक द्रव है, और यहाँ पे एक हम लिख देते हैं ठोस, यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे लिख देते हैं, और यहाँ पे हम लिख देते हैं गैस। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात, यहाँ पे हमारे पास एक तो ठोस पदार्थ है, एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास ठोस पदार्थ है, एक हमारे पास गैसीय पदार्थ है, और एक हमारे पास गैस है जी। ये हमारे पास तीन है। अब हम ये आपको कह रहे हैं कि जब हम इस ठोस को गर्म करते हैं, जब हम ठोस को गर्म करेंगे ना, तो वो सबसे पहले द्रव में परिवर्तित होगा। तो जब हम ठोस को गर्म करेंगे और द्रव में परिवर्तित होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, जब हम ठोस को गर्म करते हैं और द्रव में परिवर्तित होता है, जब हम ठोस को क्या करेंगे, गर्म करेंगे ना, तो ये द्रव में जो बदलेगा, तो ये जो द्रव में बदल रहा है इसी को हम क्या कहते हैं, गलन कहते हैं। इसको हम, इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, गलन। ठीक है ना, ये आप याद रखेंगे। गलन, समझ रहे हैं। जैसे कि ठोस कोई पदार्थ है, उसको अगर हम गर्म करेंगे तो वो द्रव में बदल गया, तो इस प्रक्रिया को गलन कहते हैं। जैसे बर्फ है, बर्फ को गर्म किया तो वो द्रव में पानी बदल गया, तो उस प्रक्रिया को गलन कहते हैं। अब जैसे कि पानी है, जैसे लिक्विड है, द्रव है, तो द्रव को अब हम क्या करेंगे, अगर गर्म करेंगे ना, द्रव को फिर से अगर हम गर्म करते हैं तो वो क्या होता है, गैस में बदल जाता है। जैसे पानी को गर्म करेंगे गैस में बदल जाएगा, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद कोई ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो अगर हम ठोस पदार्थ है वो उसको हम गर्म करेंगे तो द्रव में नहीं बदलेगा, बल्कि सीधा ठोस से गैस में बदल जाएगा। सीधा ही ठोस से गैस में बदल जाता है, तो उस प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। मैं इधर लिख दे रहा हूं। उस प्रक्रिया को अगर हम गर्म करते हैं तो वो उसको प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। उस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन का मतलब क्या है, जैसे कपूर आप देखेंगे तो कपूर को हम जब आरती करते हैं या पूजा करते हैं तो कपूर का यूज करते हैं, उसको जलाया जाता है। तो कपूर को अगर आप जलाएंगे ना तो देखेंगे कि कपूर जो है वो सीधा द्रव में नहीं बदलेगा, बल्कि सीधा ठोस से सीधा गैस रूप में उड़ जाएगा, गैस बन जाएगा, तो ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाएगा डायरेक्ट। तो उस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो ये आप याद रखेंगे, अगर ठोस से द्रव में बदलेगा तो गलन कहेंगे, द्रव को गैस में बदलेगा गर्म करेंगे तो उसे वाष्पन कहेंगे, और ठोस सीधा गैस में बदल जाए तो उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अब मान लेते हैं सपोजेड गैस ही पदार्थ है और गैस को हम ठंडा करेंगे। अब मान लेते हैं कोई हमारे पास गैस है और गैस को हम ठंडा करेंगे, तो जब अगर गैस को हम क्या कर रहे हैं, गैस को अगर हम ठंडा करेंगे, गैस को अगर हम ठंडा यहाँ पे करते हैं तो ठंडा करेंगे तो सीधा अगर गैस ठोस में बदल जाता है, तो इस प्रक्रिया को प्रति ऊर्ध्वपातन कहते हैं। प्रति ऊर्ध्वपातन कहते हैं।
ठीक है ना, प्रति ऊर्ध्वपातन कहते हैं, इसको याद रखेंगे। ठीक है, और जब कोई गैस है और गैस को अगर हम क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, और गैस को अगर हम ठंडा करेंगे तो वो अगर द्रव में बदल जाता है, गैस को ठंडा करेंगे और वो द्रव में बदल जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम संघनन कहते हैं। ठीक है ना, याद रखेंगे। अगर गैस अवस्था में है और उसको अगर हम ठंडा कर रहे हैं तो वो द्रव में बदल गया, तो उसको हम क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। अब कोई द्रव है जैसे पानी है और उसको अगर हम ठंडा करेंगे तो जैसे बर्फ बन जाता है, तो अगर हम उसको ठंडा करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम हिमायन कहते हैं। हिमायन, उसको हम क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को हिमायन कहते हैं। तो ये आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि अगर गैस को हम ठंडा करते हैं तो सीधा ठोस में बदल जाता है, तो उसे हम प्रति ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अगर ठोस को ठंडा कर रहे हैं गैस को और सीधा द्रव में बदल गया तो इस प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। और द्रव सीधा अगर ठोस में बदल गया ठंडा करेंगे तो उसे हम हिमायन कहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये सभी प्रक्रियाएं समझ में आ गई होंगी। आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। इतना ही का बहुत हमने टॉपिक को जान लिया। मैं चाहता हूं कि जितने भी हमने टॉपिक आज के इस वीडियो में हमने आपको सिखाने का प्रयास किया है वो सभी आपको समझ में भी आए होंगे, और नेक्स्ट जो क्लास आएगी उसके लिए आप इन सभी का लर्न करके आएंगे, याद करके आएंगे। ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स की केमिस्ट्री का लिंक हमने दे दिया है, वहाँ से चाहें तो सीक्वेंस वाइज अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। केमिस्ट्री 3 चैप्टर हमने कंप्लीट करा दिया है। अब हमने फिजिक्स 3 चैप्टर कंप्लीट करा दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, पढ़ाई कीजिए। केमिस्ट्री अब आज से हमने स्टार्ट किया है, तो केमिस्ट्री भी जल्दी आपकी कंप्लीट कराई जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।